हेलो मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। कहानी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लेकर कोई भी राय या सुझाव हो वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कहानी। एकाएक आरती का नाम सुनकर मेरी आंखों की नींद उड़ गई। 1 साल मेरे साथ रहने के बाद वह गांव चली गई थी। इसी दौरान वह 6 महीने तक जिंदगी और मौत से लड़ती रही। जब उसका हंसना खिलखिलाना पहले की तरह फिर से शुरू हुआ तो मैंने उसे गांव भेज दिया था। आरती के बारे में सोचते हुए मुझे वह दिन याद आया जब गांव जाने के बाद एक दिन मैं ननिहाल जा रहा था तो प्यास से मेरा बुरा हाल था। उस वक्त आरती झरने पर पानी लेने आई हुई थी। उसे ही देखते ही मैंने कहा, प्यास लगी है, पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। मैंने जैसे ही अपनी हथेली अपने मुंह पर लगाई वह अपनी कसेरी से मेरी हथेली में पानी डालने लगी। उसे कसेरी हटाने के लिए मैंने अपना सिर हिलाया तो वह कसेरी का पूरा पानी मेरे ऊपर डालते हुए वह जोर जोर से हंसने लगी। उसे हंसता देखकर मुझे लगा कि शायद यह पागल है, पर जब उसकी हंसी नहीं रुकी तो मैं भी जोर जोर से हंसने लगा। एकाएक मुझे हंसता देखकर बोली, तू क्यों हंसा? तू क्यों हंसी? हमारे गांव का असूल है, जब कोई झरने पर आकर पानी मांगता है तो बाकी के बचे पानी से उसे नहलाना पड़ता है। हमारे गांव का भी एक असूल है कि जब कोई लड़की पहली बार पानी डाले तो उससे शादी कर लेनी चाहिए। तो तू मुझसे शादी करेगा? हाँ। ए कमला, ए बिमला, ए सकोती, ए देवी, इधर आना। कुछ दूर पर पेड़ की छाया में बैठी लड़कियों को आवाज देकर उसने पुकारा तो वे सब उसके पास आकर बोली, क्या हुआ? छेड़ा इसने क्या? नहीं, मुझसे शादी करना चाहता है तो कर लेना। अच्छा है, सुंदर है, गोरा है, जोड़ी बहुत अच्छी है, कहकर खिलखिलाती वो सभी लड़कियां उसे छेड़ने लगी। पता नहीं मुझे क्या हुआ कि मैंने उसकी पानी भरी कटोरी उसी के ऊपर उलट दी। एकाएक ठंडे पानी पड़ने से वह चिल्लाई, उई माँ, और फिर वह जोर जोर से सांसें लेने लगी थी। मुझे लगा कि उसकी सांसें अब अटकी तब अटकी, जबकि उसकी सहेलियां ताली बजाते हुए बोली, मिला ना शेर को सवा शेर, अब बता लड़का ठीक है ना? आरती उन्हें चिढ़ाते हुए अपनी कसेरी लेकर चली गई। लड़कियां हंसती हुई मेरी ओर देखकर बोली, पागल। ननिहाल की ओर बढ़ते हुए मैंने देखा कि आरती बार बार पीछे मुड़कर मुझे देखती जा रही है। मुझे उसका मुड़ मुड़कर देखना बहुत अच्छा लग रहा था। शाम के वक्त मैं श्यामू के साथ घूमने निकला तो वह फिर मुझे झरने पर दिखाई दी। मुझे देखकर उसने मुंह बनाते हुए श्यामू से कहा, ए श्यामू, ये कौन है? मेरी बुआ का लड़का है, दिल्ली रहता है। परदेसी है? अचानक मेरे मुंह से निकला, वाह कितना सुंदर है। क्या कहा तूने? श्यामू ने मेरी ओर देखते हुए कहा। मैं कह रहा था कि यह झरना कितना सुंदर है। मेरे शब्दों को सुनकर हंसते हुए वह बोली, पागल, सुनाता मुझे है और कहता झरने को है। कसेरी को एक हाथ से पकड़े वह मेरी ओर देखते हुए बोली, श्यामू, मेरी कसेरी मेरे सिर में रखवा देना। उसने पहले कि श्यामू उसकी कसेरी पर हाथ लगाता, मैंने कसेरी को उसके सिर पर रखते हुए कहा, झरना इतना सुंदर नहीं जितनी तुम हो। वह मुस्कुराते हुए चली गई और मैं अपनी जगह खड़े खड़े उसको जाते हुए देखने लगा तो श्यामू ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, सुंदर है ना? हाँ, सचमुच इन पहाड़ों में इस जैसी खूबसूरत कोई नहीं है। श्यामू मुस्कुरा दिया।
शाम को जब अंधेरे घिरने लगा तो शामू मुझे उसके घर ले गया। मुझे देखकर आरती के चाचा ने शामू से पूछा, शामू, ये तेरे साथ कौन है? मेरी बुआ का लड़का है, दिल्ली में रहता है, मिलने आया है। मैंने सोचा कि सारा गांव घुमा दूं। बहुत अच्छा किया तूने। आरती, कुर्सी ला और चाय बना बेटा। आरती कुर्सी रख कर चाय बनाने फिर से ओबोरे में चली गई। कुछ ही देर बाद वह गिलास में चाय ले आई थी। चाय का घूंट लेते ही मैं झंझना गया था। चाय में चीनी की जगह मिर्ची थी। हकीकत जानने के लिए मैंने शामू के कान में धीरे से कहा, चीनी कुछ ज़्यादा हो गई है। नहीं, ठीक ही है, हम लोग इतनी ही मीठी पीते हैं। चाय में मिर्ची इतनी तेज थी कि मेरी आंखों से आंसू निकल गए। कई बार मन में आया कि पानी मांगूं, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सका। जब नहीं रहा गया तो मैंने पानी मांगा। बेटा, चाय के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए, आरती की माँ ने कहा। दरअसल मैं इतनी ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीता। ऐसा लग रहा है कि जैसे जीभ तालू से चिपक गई है। आरती, पानी लेकर आ, आरती की माँ ने उसे आवाज़ देते हुए कहा। पता नहीं कब इसे अकल आएगी। कितनी बार इसे समझाया है कि जब घर में कोई आता है तो चीनी कम डाला कर, लेकिन यह अपनी हट नहीं छोड़ती। मुझे क्या पता कि कौन कितनी मीठी चाय पीता है। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ रहा था। मेरा मिर्च के कारण बुरा हाल हो रहा था और वह खुश होकर किसी पहाड़ी चिड़िया की तरह चहकते हुए मिर्ची का पहाड़ा पड़ रही थी। मिर्ची एकम मिर्ची, मिर्ची दुना दो मिर्ची। और फिर मैं उठ खड़ा हुआ। आधे रास्ते आने पर शामू ने कहा, भैया, आप बार बार रुमाल से अपना मुंह क्यों दबा रहे थे? मैंने शामू को जब हकीकत बताई तो वह भी आरती की तरह जोर जोर से हंसते हुए बोला, वाह, क्या कमाल की लड़की है, मज़ा आ गया। बड़े मज़ेदार इश्क रहा भैया। पहली मुलाकात में ही झरने से लेकर आंगन और आंगन से लेकर ओबेरे तक पहुंच गए। ओए, ओबेरे तक कौन गया? भैया, नमक मिर्च तो ओबेरे में ही रहता है ना। अब मिर्ची का स्वाद ले लिया तो समझो कि ओबेरे में पहुंच गए। तू कहना क्या चाहता है? वाह भैया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इतना जान लो कि प्यार में लक्कड़ पत्थर सब हजम। अपने प्यार के लिए वक्त आने पर मिर्ची क्या, जहर भी पीना पड़ता है। शामू की बातें सुनकर मैं तिलमिला गया। घर पहुंचते ही उसने मामी से कहा, माँ, भैया की और मेरी मिर्च खाने की शर्त लगी थी। भैया ने पूरी 2 मिर्चें खा ली हैं। उनके मुंह और पेट में बहुत जलन हो रही है। मम्मी ने बिना कोई प्रश्न किए दही का बर्तन और चीनी मेरे सामने रखते हुए कहा, सारी की सारी दही चीनी मिलाकर पी जा। दूसरे बर्तन में भी दही से भरा हुआ है, पी लेना। दही पीने के बाद मुंह की जलन शांत हो चुकी थी। उसके बाद तो मैं पूरा 1 हफ्ता ममकोट में ही रुका रहा। फिर आरती के साथ साथ उसके चाचा परू से भी मेरी दोस्ती हो गई थी। 1 हफ्ते बाद वापस घर आने के 3 दिन बाद मैं दिल्ली चला आया था। उन 3 दिनों में मुझे खोया खोया देखकर नलिनी ने जब इसका कारण पूछा तो मैंने उसे आरती के बारे में बताया। उसने हंसते हुए कहा, वाह भैया, मेरी सहेली को ही दिल दे आए। अगर प्यार हो गया तो देर किस बात की, चट मंगनी और पट ब्याह। मैं सोच में डूबा था। गांव से आने के बाद मुझे अभी 1 साल हुआ था कि एक दिन नलिनी ने मुझे फ़ोन कर कहा,
आरती बहुत भयानक दौर से गुजर रही है भैया। उसके माता पिता ने उसे अपनी गौशाला में रखा हुआ है। उसकी माँ उसे वहीं खाना दे आती है। लोग कह रहे हैं कि उस पर किसी प्रेत का साया है। एक दिन जब मैं नानी के घर गई तो मुझे प्रेत और जिन का भय बताकर आरती से मिलने नहीं दिया गया। मैं वहाँ 3 दिन तक रही। उन 3 दिनों में मैं रात को आरती के साथ ही रही। सच कहूँ तो इसे वक्त उसे आपकी सख्त ज़रूरत है भैया। मुझे नहीं लगता कि उस पर किसी प्रेत या जिन का साया है। मुझे ऐसा लगता है कि वह किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त है जिसका इलाज यहाँ नहीं है। आप आरती से प्यार करते हैं तो उसे बचाने के लिए कुछ कीजिए। झारखंडियों की मार ने उसे बेहाल कर दिया है। झारखंडी ने तो उससे लाल मिर्च की धुनी तक दे दी। उस रात मैं और शामू उसके साथ ठंडी हवा में बाहर बैठे रहे, तब कहीं उसकी जान बची। अगर इसी तरह इन झारखंडियों ने इलाज चलाता रहा तो वह कुछ ही दिनों में मर जाएगी। नलनी की बात सुनकर आरती की हंसी, उसकी खूबसूरत चेहरा और उसके साथ बिताए दिन मुझे झंझोड़ने लगे थे। अवश्य वह ऐसे समय मुझे याद कर रही होगी। दिल्ली आने के बाद शामू से मैं लगातार बातें करता रहा, लेकिन उसने कभी मुझसे आरती की तबीयत के बारे में नहीं बताया। अगर नलनी का फ़ोन आने के बाद जब मैंने उसे डांटते हुए सच्चाई बताने को कहा तो उसने कहा कि आरती की कई महीनों से तबीयत खराब चल रही है। लगातार वैद्य कक्का की दवाइयों से भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बल्कि उसकी तबीयत दिन प्रतिदिन और ज़्यादा खराब होती जा रही है। एक दिन एक जोगी गांव में आया तो उसने बताया कि इस लड़की पर प्रेत के साथ साथ जिन का साया है। जिस घर में यह लड़की रहेगी उस घर में प्रेतों का वास होगा। उस घर का सर्वनाश हो जाएगा। गांव में जिस पर भी इसका साया पड़ेगा वह बेमौत मरेगा। उस दिन से आरती के घर वालों ने उसे गौशाला में रख दिया है। शामू की बात सुनकर मैंने उसे समझाते हुए कहा, अगर परू अपने घर वालों को समझाए तो मैं आरती को दिल्ली लाकर उसका इलाज करवाना चाहता हूँ। तुम एक बार उससे बात करके देखो। रात को शामू ने जब परू से मेरी बात कराई तो पहले वह अकड़ने लगा था। एक जवान लड़की को हम आपके पास कैसे भेज सकते हैं वगैरह। लेकिन जब मैंने उसे बताया कि हो सकता है कि आरती को कोई गंभीर बीमारी हो जिसका इलाज वैद्य के पास नहीं है, अगर उसे कुछ हो गया तो उसके जिम्मेवार तुम होगे। अगर तुम आरती को बचाना चाहते हो तो तुम्हें मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं उसे दिल्ली लाकर उसका इलाज करवा सकूं। कुछ देर शांत रहने के बाद परू ने फ़ोन पर अपनी स्वीकृति दे दी। मैंने उस वक्त नलनी को फ़ोन पर हकीकत बताते हुए कहा कि वह आरती को दिल्ली आने के लिए तैयार करे। मैं 3 दिन बाद सीधे आरती के पास ही पहुंचूंगा ताकि माँ और पिताजी को यह पता न चले कि मैं गांव आया था। मैं ठीक 3 दिन बाद आरती के पास पहुंच गया था। मुझे देखते ही आरती के नीरस चेहरे पर बुझी बुझी सी और निर्जीव सी मुस्कान तैर गई। वह लेटी लेटी मुझे टुकर टुकर देखती रही। जैसे ही मैंने उसके चेहरे पर अपना हाथ रखा उसकी आंखें बहने लगी। तभी शामू के साथ परू और आरती के माता पिता भी आ गए। उन्हें समझाने के बाद हम आरती को लेकर बस अड्डे के लिए निकले। खुशी इस बात की थी कि नलनी के साथ साथ आरती के माता पिता भी हमें बस अड्डे छोड़ने आए थे। दिल्ली आने के बाद मैंने आरती को अपने
पास के ही एक क्लिनिक में दिखाया। खून की जांच आने के बाद डॉक्टर ने बताया कि आरती को टीबी है और वह खतरनाक स्थिति में है। डॉक्टर की बातें सुनकर मैं सन्न रह गया। पल भर की देर किए बिना मैंने आरती को दिल्ली के एक बड़े टीबी अस्पताल में भर्ती करा दिया। उसके खून, बलगम और थूक की जांच होने के बाद उसे इंजेक्शन लगने शुरू हो गए थे। डॉक्टर का कहना था कि उसे MDR टीबी हो चुका है। इस बीच मैंने आरती की मां को भी दिल्ली बुला लिया। आरती को अस्पताल में देखकर और उसकी हालत में सुधार देखकर उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 1 महीने के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी देते हुए डॉक्टर ने कहा, बाकी इंजेक्शन इसे रोज नियमित रूप से घर में लगाएं और रोज इसका बुखार और वजन चेक करते रहें। महीने में 1 बार इसे OPD में ज़रूर लाएं। 1 साल तक मेरे पास रहने के बाद आरती गांव चली गई थी। उसे गांव गए 3 महीने से ऊपर हो चुका था, पर आज नलिनी ने लगातार फ़ोन करते हुए मुझे परेशान कर दिया। वह फ़ोन करती और फिर फ़ोन कट जाता। रात के 2 बजे दोबारा जब फिर नलिनी का फ़ोन आया तो मैंने उसे डांटने के अंदाजे में कहा, ये चुटिया की चोटी फ़ोन मत करना, तूने आज मुझे परेशान कर दिया है। बोल क्या बात है? भैया, आरती के साथ आपका रिश्ता तय हो गया है। अगले हफ्ते आपकी सगाई का दिन निकला है। सुबह होते ही गांव चले आओ। ए झूठी, घर आकर तेरी चुटिया पकड़कर चक्कर घिन्नी की तरह घुमा दूंगा। मत आओ, लेकिन बाद में पछताना नहीं, फिर मैं फ़ोन रखूं। ए चुटिया की चोटी, तेरे फ़ोन की घंटियों ने मेरी नींद उड़ा दी है और तू मुझे चुरा रही है। नींद तो आपकी आरती ने चुरा ली है भैया, जैसे तुम बचपन में दही चुराया करते थे। ये लो, बात कर लो। उसके बाद दूसरी तरफ से आरती की आवाज़ सुनाई दी। जब आरती ने मुझे बताया कि सगाई का दिन निकल आया है तो मैं खुशी से उछल पड़ा। अचानक मेरे हाथ से फ़ोन छिटक कर दूर गिर पड़ा और उसका कवर, उसकी बैटरी सब अलग अलग हो गए। स्क्रीन में दरारें पड़ चुकी थी। मैंने घड़ी में समय देखा तो अचानक मेरे मुंह से निकला, ओ माय गॉड, पहली बस तो 5 बजे की है और फिर मैं गांव जाने के लिए अपना ज़रूरी सामान अटैची में ठूसने लगा था। तो गाइज़, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।